अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पोस्टर वाले चैप्टर में पुअर पोस्टर पढ़े थे और हम लोगों ने इसकी डिस्कस कर लिया प्रिंसिपल्स ऑफ री एजुकेशन, जिसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो टेक्निक है जो हमने यूज़ करनी है वो डिपेंड कर रही होती है कि पॉसिबल कॉज क्या है उस पर्टिकुलर पुअर पोस्टर डेवलप होने का। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टेक्निक्स ऑफ री एजुकेशन क्या है। इसमें ज़्यादातर हम बुक से कवर करेंगे। ठीक है, बुक से देख के पढ़ेंगे बिकॉज इसमें डिफरेंट पोजीशंस को उसने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हम लोगों को थ्योरी में पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कि क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए री एजुकेशन में वो आपका क्या होना चाहिए, वो है रिलैक्सेशन। अच्छा, सबसे पहले ना उसने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं कि जिस भी एटमॉस्फेयर में आप उसको टेक्निक सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि आपने जो है वो पोस्टर कैसे करना है या री एजुकेशन कर रहे हैं, उस पोजीशन का आपने बड़ा ख्याल रखना है। वो इन्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास पेशेंट है वो प्रॉपरली आपके साथ कोऑपरेट कर रहा होना चाहिए। ठीक है, और पेशेंट जो है वो उसको पता होना चाहिए कि गुड पोस्टर होने की क्या वर्थ है, क्यों ज़रूरी है अपना पोस्टर जो है उसको करेक्ट करना है। इसके अलावा आप लोगों ने हर पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शंस देनी है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बेटर करेगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा पैराग्राफ है, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बात इंपॉर्टेंट है वो हो रही है यहाँ से शुरू और एंड तक ये चैप्टर बहुत अब इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको समझना है। सबसे पहले आती है रिलैक्सेशन। देखिए, हम लोगों ने एक पॉसिबल कॉज पढ़ा था, हो सकता है कि मसल जो है ना वो हमारे पास क्या हो, फटीग हो, जिसकी वजह से पुअर पोस्टर जो है वो डेवलप हो रहा है। मसल फटीग की वजह से भी क्या हो सकता है, पुअर पोस्टर डेवलप हो सकता है, जिस बात को हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, फटीग एक रीज़न हो सकता है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले पेशेंट को रिलैक्स कराते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल सी बात। पुअर पोस्टर ना एक मेजर रीज़न होता है ना, उसकी वजह से आमतौर पर डेवलप होता है, पर्टिकुलरली अपर बैक में पुअर पोस्टर डेवलप होता है जब हमारे इंटीरियर चेस्ट मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो जाते हैं। इंटीरियर चेस्ट मसल्स क्या हो जाते हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्टन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पुअर पोस्टर डेवलप होने के चांसेस होता है। और इसकी यही अगर हमारे पोस्टीरियर अपर बैक के मसल जैसे कि हमारे ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड्स वगैरह वो वीक हो जाते हैं तो पुअर पोस्टर डेवलप होता है। अब सबसे पहले इसका मसला बाद में हल करते हैं। पहले तो हमें इन जो टाइटन मसल हैं, टाइटन मसल से क्या मुराद है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, टाइटन मसल को रिलैक्स करना है, वो जो शॉर्टन हुए हैं उनको स्ट्रेच करना है। ठीक है, ये हमारे पास पहला जो है वो गोल आता है। इसीलिए उन मसल्स के अंदर जिसके लिए अननेसेसरी टेंशन डेवलप हो चुकी हुई है, उन मसल्स के साथ डील करने के लिए आपने सबसे पहले पेशेंट को जो है वो रिलैक्स कराना है। ठीक है, ये चीज़ हो गया और यही रीज़न है कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि आप लोगों ने पेशेंट को इसमें प्रॉपर्ली रिलैक्स कराना है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या है, वॉलंटरी रिलैक्सेशन। आप लोगों ने रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में एक बात पढ़ी होगी कि पहले हम लोगों ने अगर रिलैक्सेशन करानी होती है तो हम पेशेंट को एक फुल स्टेट ऑफ टेंशन में लेके जाते हैं। यानी अगर हम एक मसल को रिलैक्स कराना चाहते हैं, पहले हम उसको क्या करते हैं, फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जितनी वो कॉन्ट्रैक्शन लेगी उसको फुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट से रिलैक्सेशन कराते हैं ताकि पेशेंट को स्टेट ऑफ टेंशन और स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन के दरमियान एक डिफरेंस जो है समझ आ सके, एक डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, और यही चीज़ हमारे पास इसी में उसने डिस्कस किया है कि वॉलंटरी रिलैक्सेशन क्या है, ऑफ अ स्पेसिफिक मसल ग्रुप कैन बी टॉट एंड प्रैक्टिस सो दैट द पेशेंट लर्न्स टू रिकॉग्नाइज द टेंशन एंड इज एबल टू रिलैक्स एट विल। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद उसने कहा है कि आमतौर पर हमारी ऑक्यूपेशनल डिमांड क्या होती है कि हमारा जो हेड होता है या हमारे जो आर्म्स होती हैं और शोल्डर होती है वो बहुत फॉरवर्ड पोस्चर में वर्क कर रही होती हैं। बहुत सी मूवमेंट ऐसी होती है जो कि फॉरवर्ड पोस्चर में हो रही होती है। ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी जो हम क्या कोशिश करते हैं कि हम नेक के मसल को, शोल्डर गर्दन के मसल को, नेक की एक्सटेंसर्स के मसल की जो इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई है उसको हम वॉलंटरीली रिलैक्स करें। ठीक है, पेशेंट जो है वो लेट सकते हैं। अक्सर हमारे साथ जैसा होता है जब हम बहुत देर बैठ के काम करते हैं तो मसल बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, पेन हो जाती है, तो हम लोग लेट जाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि दिस इज़ अ पोजीशन ऑफ रिलैक्सेशन और मैं एक गलत पोस्टर में काम कर रहा था या उस पोस्टर की वजह से मुझे और था। और आई डोंट थिंक कि लेटिंग गो के वर्ड को आप मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। हम पेशेंट को कहते हैं कि वो फुली टेंशन में रहे और ये चीज़ अज्यूम करे कि आप अपने तमाम स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं बाय गोइंग इनटू द स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये उसने इसके अंदर कुछ बातें डिस्कस की हुई थी, ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एग्जाम्पल ऑफ रिलैक्सेशन मेथड्स, उसमें बड़ी ही मज़े की आपको टेक्निक्स बताएंगे। सबसे पहले क्रूक लाइन पोजीशन आपने पढ़ी होगी। ऐसी पोजीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी कुछ इस तरह की स्टेट में होती है और हमारी जो लेग्स होती है वो कुछ इस तरह की होती है। आमतौर पर यही हमारी एक स्टेट होती है जिसको हम क्रूक लाइन कहते हैं। ठीक है, ये आप सबको पता भी होगी। ठीक है, क्रूक लाइन हम लोगों ने ये ड्राइव पोजीशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा या पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये उसके अंदर आता है। ठीक है, क्रूक लाइन पोजीशन या फिर जो है वो प्रोन लाइन पोजीशन की वजह से या फिर सिंपल लाइन की वजह से पहला तो स्टेप है कि इससे रिलैक्सेशन प्रमोट हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। दूसरी बात उसने क्या कही है कि हमारे पास क्या होता है,
जो क्रू क्लाइंग पोजीशन है इसमें ये किया, लेकिन आप लोगों ने शोल्डर को यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर कोई आपने जो है ना वो नीचे कोई प्लिंथ रख दिया, कोई चीज़ रख दी जिससे जो है वो आपका हेड भी सपोर्ट हो गया, आपके शोल्डर भी सपोर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद 4 हेड सपोर्टेड प्रोन लाइन, अपने दोनों हाथ के, मैं एक यहाँ पर ना पिक्चर लगा दूंगी जिससे आपको पता चल जाएगा। कुछ इस तरह से पेशेंट प्रोन लाइन में होता है और वो दोनों हाथ अपने हेड के नीचे जो है वो प्लेस कर लेता है, ठीक है, और फिर इसी से वो अपने हेड को रेज करते हैं या डाउन करता है, तो वो आ जाती है इसके एक एग्जाम्पल में। और सीटिंग में ये तो आप अभी भी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आप सीधा बैठें, ठीक है, और अपने शोल्डर को बैकवर्ड लेके जाएं, उनको श्रग करें, ऊपर लेके जाएं, फिर उनको बैकवर्ड रोल डाउन करें एंड यू विल फील रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टेक्निक्स थी, 4 एग्जाम्पल थी रिलैक्सेशन मेथड की विच कैन बी यूज इन दिस टेक्निक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो मोबिलिटी को इम्प्रूव करना। अब मोबिलिटी से क्या मुराद है? मोबिलिटी से मुराद ये है कि एक जॉइंट जो मूव कर रहा है, जितनी उसकी एबिलिटी है उतनी वो मूव करे। जॉइंट की जो मूवमेंट होती है ना उसको हम मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने याद रख लेंगे। अब ना वो कहते हैं कि ना हमारे पास ना मोबिलिटी, नॉर्मल मोबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नॉर्मल मोबिलिटी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो कहता है कि जो हमारे पास एबनॉर्मल मोबिलिटी आती है, ठीक है, यानी एक मसल जिस पोजीशन में मूव करने का आदी था वो उसमें मूव नहीं कर रहा, तो एबनॉर्मल मोबिलिटी के रिजल्ट की वजह से क्या होता है, अननेसेसरी टेंशन जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। अननेसेसरी टेंशन की वजह से मसल टाइटन और स्ट्रेस होते हैं और फिर जो है ना वो पोस्चर उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ उसने बेसिक बात किया। नॉर्मल मोबिलिटी उसने कहा है कि हम लोग जर्नल फ्री एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है ना वो मेंटेन कर सकते हैं। और जॉइंट्स की बात हो रही है तो जॉइंट्स को आप लोगों ने फुल रेंज ऑफ मोशन में जो है ना वो लेकर जाना। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस है जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब वो कहते हैं कि हम लोग यूजुअली ऐसा करते हैं कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनकी जो फ्लेक्शन है वो लिमिटेड होती है और एक्सटेंशन नॉर्मल होती है। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सटेंशन लिमिटेड होती है और फ्लेक्शन नॉर्मल होती है। नॉर्मल डेली रूटीन में जो भी एक्सरसाइज हो रही होती है ना उसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, फ्लेक्शन को प्रमोट करी जाते हैं। हम कहते हैं कि जी फ्लेक्शन ठीक हो रही है, फ्लेक्शन ठीक हो रही है, फ्लेक्शन को ही करी जाती है क्योंकि एक नॉर्मल पैटर्न होता है। हम फ्लेक्शन की मोबिलिटी को इंप्रूव करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारा ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि पेशेंट फुल एक्सटेंशन की जो मोबिलिटी है उसको इंप्रूव करे, यानी बैक के एक्सटेंसर्स को ज़्यादा काम कराएं। आप बैक के एक्सटेंसर्स को मूव कराने पर फोकस करें बजाय इसके कि आप बार बार फ्लेक्सर्स को करते जाए जो ऑलरेडी टाइटन और शॉर्टन है, उनके अंदर मजीद टेंशन है, ठीक है। तो मोबिलिटी आप लोगों ने एक्सटेंसर्स की, लेकिन इसमें उसने एक एक्सेप्शन बता दी। उसने कह दिया कि शोल्डर जॉइंट हमारे पास ऐसा होता है जिसमें फ्लेक्शन और लेटरल रिटेक्शन ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरी कर रहा होता है कि किस चीज़ को आप ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी कोई जो है वो मुश्किल बात अब नहीं आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है कि हो सकता है कि जो हमारे पास जॉइंट लिमिटेड होते हैं। अच्छा, ये बात सब्स्टिट्यूट मोशन की, ठीक है, कंपनसेटरी मोशन की, मूवमेंट की मैंने आपको बहुत बार बताई है। कंपनसेटरी मोशन ऐसा मोशन होता है, यानी अगर आपने अज्यूम कर लिया कि कोई भी मसल था उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, उसकी पावर कम थी, या कोई भी जॉइंट था उसके अंदर कोई इशू था और वो कंप्लीट मूवमेंट, कंप्लीट आरओएम जो है वो अलाउ नहीं कर रहा था। चूँकि वो कंप्लीट आरओएम अलाउ नहीं कर रहा था तो उसकी ऑपोजिट मसल ने, ऑपोजिट नहीं, हमारे पास जो उसको सपोर्ट करने वाला मसल था, ठीक है, जो उसका साइनेजिस था, उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसने वो उसकी मूवमेंट परफॉर्म कर दी, उसने उसकी रेंज को कंप्लीट कर दिया, जिसको हम कंपनसेटरी मोशन कहते हैं। तो वी शुड लुक फॉरवर्ड टू दैट। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना कि हम पेशेंट को मोबिलिटी तो इंप्रूव कराई जा रहे हैं और हम लोग देख ही नहीं रहे कि कंपनसेटरी मोशन तो नहीं है जो उसकी मोबिलिटी को कंप्लीट शो कर रहा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर उसने लिखी है, इफ द जॉइंट स्टिफनेस हैज वेल स्पेसिफिक मोबिलिटी मेजर फॉर द जॉइंट अफेक्टेड आर यूज्ड टू मेक श्योर दैट द लॉस ऑफ द रेंज ऑफ मोशन आर नॉट मास्क्ड बाय द कंपनसेटरी इंक्रीज इनटू द मोबिलिटी ऑफ द एडजस्टेड जॉइंट, ठीक है, जिसके उसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे दी। उसके बाद मसल पावर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि वीकनेस होती है हमारे पोस्टीरियर बैक मसल में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वीकनेस की वजह से पोस्चर ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको ट्रेन करेंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे, आप उन मसल्स के आइसोमेट्रिक्स करा के उनको ट्रेन करेंगे ताकि जो है ये मसल, और ज़्यादातर ये किसमें, एंटी ग्रेविटी मसल्स में, जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो हम लोग जो है ना वो उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर। प्रेजेंटेशन ऑफ गुड पोस्चर से देखिए सिंपल सी मुराद है कि आपने पेशेंट को दिखाना है कि सही पोस्चर ये है और आपका पोस्चर ख़राब है, या तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकते हैं या आप उसको मिरर के थ्रू दिखा सकते हैं। इसीलिए डिफरेंट फिजियोथेरेपी सेटिंग्स में एक मिरर लगा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम पेशेंट को बता सकते हैं कि भाई आपका पोस्चर ऐसा है, कि आपका पोस्चर ऐसा नहीं है, या आप इस तरह से मूवमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। पेशेंट खुद को खुद देख सकता है और फिर वो अपनी प्रोग्रेस भी मॉनिटर कर पाता है। या फिर आप जो है वो इमेजेस दिखा सकते हैं, या तो जो है वो आप वीडियो रिकॉर्डर्स दिखा सकते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू आप पेशेंट को जो है ना वो पोस्चर बता सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर उसने एक बात किया, उसने कहा है कि यूजुअली ऐसा होता है कि स्टैटिक पोस्चर तो पेशेंट आराम से सीख जाता है ना, मतलब स्टैटिक पोस्चर मैंने उसको एक पिक्चर दिखा दी, ये सही पोस्चर था, या आपका पिक्चर था, ये इतना चाहिए। लेकिन जो डायनामिक पोस्चर है, यानी उसकी डेली एक्टिविटीज़ के दौरान जिस तरह सिस्टम का पोस्चर चेंज करना है, तो उसको सिखाना थोड़ा डिफरेंट होता है, जिसके लिए हम वीडियो टेप्स वगैरह यूज़ प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी इतनी बात जो है ना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हेड के अंदर, नेक के अंदर
हेड के अंदर, पेल्विक टिल्ट के अंदर और फीट के अंदर आप लोगों ने किस किस तरह से क्या क्या एग्जाम्पल है पोस्टर ट्रेनिंग।